हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे। अभी भी आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका वीडियोस पर रिस्पांस सही तरीके से नहीं आ रहा है। खासकर उसमें जो आपके बॉयज हैं उनका रिस्पांस तो लगभग नेग्लेजिबल हो रहा है। और प्रेजेंट टाइम के आपके जितने भी कंटेंट्स हैं बेटा, वो सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं आपको प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनिक्स पढ़ा रहा हूं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। चलिए आइए हम लोग आज बात करते हैं अपने कल की वीडियो से थोड़ा सा आगे, यानी कि अभी तक हम लोग कुछ प्रिपरेशन मेथड देख रहे थे, आज हम लोग कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते क्या है आपके हेलोजेंस एंड हेलोवेरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले होता क्या है कि सबसे ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी में तीन ही पूछा जाता है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी सोलेबिलिटी क्या है और इसका डेंसिटी क्या है। ठीक है, यही तीन के ऊपर ज्यादातर हम लोग फोकस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, अब जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या कहता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपका लिखा हुआ है C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, और इसके बाद फिर आप लिखा हुआ है C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। तो यहां पर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वह इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कारण क्या है इसका कि व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन आर इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन increase boiling point increase। ठीक है, जैसे जैसे आपका अगर कोई भी आपका हैलाइड लगा हुआ है तो उस हैलाइड में जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा उतना ही ज्यादा उनका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात ये कर दे कि जैसे मान लो बेटा कि एक सब्स्टिट्यूट अगर हम लोग यहाँ पर बना करके रख लें कि जैसे कि यहाँ पर क्या है कि जैसे दे रखा हो आपका C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका है आपका X, और इस X में आपका फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। ठीक है, अब इनके रिस्पेक्टिवली अगर आपको देखना हो कि किसका किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लिखा है कि C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और इसके साथ में जुड़ा हुआ है आपका फ्लोरीन, इसके बाद फिर यहाँ पर आपका C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पर है आपका C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन के बाद फिर यहाँ पर जोड़ दे हम ब्रोमीन, और इसके बाद है आपका क्या C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर जो है वो आपका जुड़ा हुआ है आयोडीन। अब कह रहा है कि इस वाले स्ट्रक्चर में जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ज्यादा होगा या फिर किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो कहा जा रहा है व्हेन द नंबर ऑफ एटॉमिक साइज विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज। तो व्हेन द एटॉमिक साइज of halogen will increase boiling point will also increase। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर कहा गया कि सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसकी है, तो यहाँ पर आयोडीन की एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा, फिर आपका ब्रोमीन की एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर आपके फ्लोरीन की। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वह किसका होगा, वह होगा आपका आर आएगा, उसके बाद कौन होगा, वो आपका आर बी आर होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका आर सी एल हो जाएगा, और उसके बाद कौन हो जाएगा आपका आर आई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इसकी सबसे बड़ी, फिर इसकी बड़ी, फिर इसकी बड़ी, फिर इसकी बड़ी,
आर एफ, सॉरी यहाँ पर आर आई नहीं बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एफ हो जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन सबसे बड़ा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर यहाँ पर आपका फ्लोरीन। तो जैसे जैसे आपका क्या हो जाता है कि व्हेन द नंबर ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजन, हैलोजन का एटॉमिक साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक तीसरी बात कह रहा है क्या कि जैसे कि हमने क्या कहा कि सब्स्टिट्यूट में हमने यहाँ पर 3 कार्बन रखा था और यहाँ पर हमने 4 कार्बन रखा था और हमने कहा कि व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन विल इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज। लेकिन अब टेंशन की बात ये आ जाती है कभी कभी कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देख रहे होते हैं और हमसे क्वेश्चन ये पूछ देता है कि जैसे मान लो कि हमसे कह रहा है कि 4 ही कार्बन के लिए बात कर रहे हैं बेटा, कि अगर हमसे 2 चीजें कह दे कि ये आपका सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी है और दूसरा साइड जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंडीशन ये आ जाती है कि अब ये कह रहा है कि इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, तो इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या कह दिया मैंने कि जो आपका ये है कि आपका 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आपका 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पर भी है। इन दोनों कंडीशन में आपसे कहा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसकी इंक्रीज होगी, तो इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना लंबी आपकी चेन होगी उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि यहाँ पर मेन चेन कितनी है केवल 4 है और यहाँ पर मेन चेन कितनी है केवल 3 कार्बन की है। ठीक है, तो जितनी लंबी चेन उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इन दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका ज्यादा होगा, वो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और दूसरी चीज की अब यहाँ पर अगर बात करते हैं अगर हम इसके डेंसिटी की, तो ध्यान दीजिएगा कि Dt इज इक्वल टू डेंसिटी। ठीक है, जो केस आपका बॉइलिंग पॉइंट फॉलो करता है सेम वही केस जो होता है वो आपके डेंसिटी को भी फॉलो करना पड़ता है, यानी कि वही चीज आपका वही केस आपका सेम केस कौन का फॉलो करता है, तो वही चीज आपका डेंसिटी भी फॉलो करता है। यानी कि वो भी क्या हो जाएगा कि व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन विल इंक्रीज डेंसिटी विल इंक्रीज एंड when atomic size will increase the density will also increase and अगर ये चेन बना करके दिया होगा तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो आपकी स्मॉलेस्ट चेन होगी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाते हैं। अब हम बात करें सॉल्युबिलिटी की अगर यहाँ, तो सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन फिर भी हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि अनसॉल्युबल इन वाटर, अनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाता है कि जो आपके जितनी भी सॉल्युबिलिटी मेजर की अगर हम बात करें तो जो आपका हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स होता है वो आपके वाटर में अनसॉल्युबल होता है, और अगर थोड़ा बहुत जो सॉल्युबल होता भी है तो वह आपका डिपेंड किसके ऊपर करता है कि यहाँ पर अब यहाँ जो आपका वाटर है वो किस स्टेट में पाया जाता है, तो वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वाटर लिक्विड स्टेट में क्यों है, क्योंकि उसके बीच में अवेलेबल है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो वहां पर क्या है आपका जैसे कि ये H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर फिर से डॉटेड स्ट्रक्चर के साथ ये जुड़ता है, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर O, यहाँ पर H, फिर इसके साथ ये जुड़ेगा, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर H। इसी प्रकार से इनके बीच में ये जो आपका डॉटेड स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, H बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका H बॉन्ड है तो जो आपके हैलोजन्स होते हैं उन हैलोजन्स के पास में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वह इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकें, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकें। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अनसॉल्युबल इन वाटर हो जाएंगे, और जिनके पास में ये हो सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं, तो जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है वहां पर वो क्या हो जाएंगे, सॉल्वेबल हो जाएंगे। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए जो आपके हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स है वो सॉल्वेबल है, बाकी के लिए जो है वो सॉल्वेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है,
खासकर जो आपका वाटर है, तो वाटर में तो ये लगभग इनसॉल्युबल है। लेकिन अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की ही बात करें तो जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहां पर भी अगर कहते हैं कि अगर वाटर सॉल्युबल की ही बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन अगर है तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। दैट इज मींस कि व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन विल इंक्रीज सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका ज्यादातर हम दो ही प्रकार बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और दूसरा हो जाता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग आज बात करते हैं आपके किसके, आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब जब हम लोग बात कर रहे हैं आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर मान लिया कि ये आपका कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल है और उस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कोई भी एक चार्ज आप लगा दीजिए, ज्यादातर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आता है, और इसके साथ में अगर आप कोई भी एक रख लीजिए हेलो एल्केन, और यहाँ पर आप X जोड़े रहिए। ठीक है, और इनके साथ में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन के साथ ऐड हो जाता है और जो X होता है वो निकल करके बाहर हो जाता है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है कि आपका जब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो यहाँ पर से एक साइड से ये अटैक कर रहा है और दूसरे साइड से आपका हाइड्रोजन जो है वो निकल करके बाहर हो जा रहा है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल इसका देखना हो तो यहाँ पर जैसे हमने रख दिया क्या OH माइनस का जो हम रिएक्शन कराते हैं किसके ऊपर, C, और यहाँ पर आपका X है, तो आपका जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, आपका H3COH, और यहाँ पर X जो होगा वो निकल करके बाहर हो जाएगा। चाहे X के रूप में हम कोई भी रख दें, X में कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो उसमें से आप करोगे क्या कि सीधे सीधे इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो यह सीधे सीधे इसके न्यूक्लियस कार्बन के साथ अटैच होता है, और जब ये न्यूक्लियस कार्बन के साथ अटैच होगा तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को निकाल करके वो बाहर करेगा और सीधे सीधे जाकर के सेंट्रल कार्बन के साथ में ये जुड़ जाएगा। अब बात यह जाती है कि जो आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो सबसे ज्यादा कब होगा, लिस्ट नंबर ऑफ जब कार्बन होंगे तो उतना ही आसानी से वो अटैच कर सकता है। जैसे जैसे क्लाउड बढ़ता जाएगा कार्बन का तो उसमें उसके न्यूक्लियस को अटैच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है और आसानी से वह सही प्रकार से एडिशन नहीं दे सकता है। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक्स हैं और उनके बारे में हम लोग आपको बता देते हैं, तो आप उसको जल्दी जल्दी नोट कर दीजिएगा। वैसे ये जो आपका चार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया भी हुआ है, और आप करेंगे क्या कि इसको अपने एनसीईआरटी से देख लेंगे या फिर यहाँ से भी जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उनको सारे सारे को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं आपके रिसेंट, इसके बाद क्या आ जाता है आपका न्यूक्लियोफिल्स, इसके बाद क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और ये है आपका क्या क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट, क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका रख लेते हैं NaOH या फिर हम लोग रखते हैं KOH। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियोफिल है वो क्या है, तो वो है आपका OH। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन वो क्या बनाएगा, तो वह सब्स्टिट्यूशन बनाएगा आपका क्या ROH, और निकल करके बाहर क्या हो जाता है, तो वो आपका आता है जो आपका मेन क्लास होता है वो क्या होता है एल्कोहल का होता है। ठीक, सब्स्टिट्यूशन देखते रहिएगा, बड़े आराम से ये सारी चीजें हो जाएंगी। कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता भी दूंगा। अगला जिसको हम रखें तो वो हम लोग अगला रख लेते हैं H2O यानी कि वाटर का। न्यूक्लियोफिल्स के लिए सीधे सीधे वही आप H2O को ही रख दीजिए, और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या बनता है इसका भी, तो इसका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है ROH, और ये भी इंक्लूड होता है किसके लिए
एल्कोहल के लिए ही होता है। इसके बाद है आपका NaI, और इसका सब्स्टिट्यूशन जो न्यूक्लियोफिल है वो क्या हो जाता है, आयोडीन हो जाता है। और सब्स्टिट्यूट क्या बनेगा आपका RI, और ये हो जाएगा आपका एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड बनेगा। इसके बाद क्या है आपका NaOR-, ठीक है। तो यहां पर क्या न्यूक्लियोफिल बनेगा, तो यहां आपका बनेगा R-O-। सब्स्टिट्यूट क्या बन रहा है, वो बन रहा है आपका ROR, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, तो वो आपका फॉर्म कर रहा है ईथर को, ठीक। अगला क्या है आपका NH3, सब्स्टिट्यूट बना रहा है किसके साथ में, NH3 के साथ, बनेगा क्या, तो वो बनेगा आपका RNH3, और ये क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन बनाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्या RNH2, तो ये क्या बनता है इसके साथ में, तो ये बनाता है आपका RNH2, और ये कंट्राडिक्ट होता है किसके साथ में, तो ये हो जाता है आपका एक H रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RNHR-, ठीक। और जब ये आपका RNHR- हो जाएगा तो ये आपका किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका सेकेंडरी एमीन के रूप में होता है। इसके बाद फिर हम लोग तीसरे वाले को किसको रखें, तो ये हो जाता है R-R', यहाँ पर डैश लगा कर रखें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहां पर एक एल्किल ग्रुप के साथ इसका रिएक्शन होना है, तो ये क्या हो जाएगा R', और इसके साथ में जुड़ेगा कौन, NH। तो इसका रिएक्शन जब आप करेंगे तो इसका न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा आपका R', और न्यूक्लियोफिल इसका क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका RNR', और ये फॉर्मेशन करेगा किसका, टर्शियरी एमीन का, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, और ये आपका जो है वो आपका क्या है, टर्शियरी एमीन है, ठीक। अब इसको जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। कहां हो गया आपके एमीन हो गए, ये सारे के सारे लगभग आपके एनसीईआरटी में दिए होंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद है कि आपके क्या KCN, यानी कि जब आप साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका C∧N, जब ये साइनो ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा तो आपका क्या बनेगा, आपका RCN बनेगा, और ये आपका क्या हो जाता है, आपका नाइट्राइल बनता है, और ये नाइट्राइल जो होता है वो आपका साइनो नाइट्राइल बनता है, नाइट्राइल, यानी कि ये है आपका साइनोनाइट्राइल, या फिर साइनाइड कहते हैं, इसको साइनाइड ही लिखते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा ये आपका साइनाइड बन जाएगा। इसके बाद क्या है आपका AgCN, और इसका सब्स्टिट्यूट क्या बनाता है, यानी कि न्यूक्लियोफिल क्या बनाता है, तो इसका सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिल बनाता है आपका Ag∠CN विथ द फ्री रेडिकल, और इसका फॉर्मेशन क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका RNC, और ये जो होता है वो आपका आइसोनाइट्राइल हो जाता है, आइसोनाइट्राइल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका KNO2, और इस KNO2 का जब हम फॉर्मेशन कराते हैं तो ये हो जाता है O डबल बॉन्ड विथ N सिंगल बॉन्ड O, और ये बनाता है आपका क्या R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और ये होता है आपका एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। इसके बाद है क्या आपका AgNO2, क्या है AgNO2, तो ये क्या हो जाता है आपका Ag सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और ये बनेगा क्या, तो ये बनेगा आपका RNO2, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, नाइट्रो एल्केन कहते हैं, नाइट्रो एल्केन कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका
R-COOAG सब्स्टिट्यूट क्या दिखा रहा है, यानी न्यूक्लियोफिल क्या दिखा रहा है, तो वो दिखाएगा आपका R-COO माइनस, ये क्या बन जाएगा आपका R-COOR, और ये बनाएगा क्या एस्टर। ठीक है, एस्टर के बाद आपका क्या है आपका LiAlH4, और ये आपका क्या देता है हाइड्रोजन के साथ देता है, तो ये बनता है आपका RH, और ये होगा आपका हाइड्रोकार्बन, जिसमें से एल्केन एल्केन एल्काइन कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके से ज्यादा तो कुछ कभी पूछा नहीं जाता है। एक आपका जाता है कभी एल्केन के लिए, तो उसमें कोई खास टेंशन नहीं है, तो आप उसके साथ में बना लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इन सारे को नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कुछ और चीजें बताते हैं। चलिए, और हम करते क्या है, जैसे कि अब तक जितने भी हमने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाए, उनमें से सब कुछ तो ठीक था, लेकिन दो चीजें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हैं, तो उनको मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला आपका क्या है, जैसे अगर हमने मान लिया कि आपका H3C के साथ में Cl अटैच है, तो इसका जब हम आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराएं, तो बाकी सब तो आप आसानी से अटैच करा करके रिएक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो चीजें जो होंगी वो आपका कंफ्यूज कर सकता है कि वो कौन कौन सी अलग अलग कैपेबिलिटी दिखाती है। तो ये है आपका, एक है आपका केसीएम, और दूसरा वाला जो है वो है आपका एजीसीएम। ठीक है, यानी कि एक रिएक्शन जो हमने कराया क्या है कि एक रिएक्शन हमने केसीएम के साथ कराया, और दूसरा वाला जो है हमने आपका कराया है किसके, एजीसीएम के साथ कराया है। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है आपका H3CCN मिलता है, और यहाँ पर जो मिलता है वो आपका मिलता है H3CNC मिलता है। ठीक है, यानी कि यहां पर जो है वो आपका साइनाइड मिलता है, और यहां पर जो है वो आपका क्या बनता है आइसोसाइनाइड बनता है। तो अब आपके पास दिक्कत ये हो जाती है क्या कि यहां पर आखिर साइनाइड क्यों बना और यहां पर आइसोसाइनाइड क्यों बना, टेंशन तो क्रिएट करेगा ना कि यहां पर ये CN कैसे हुआ, यहां पर ये NC क्यों हुआ। तो इसको सीधी सीधी बात जान लेना कि अगर आप KCN के बारे में बात करो या फिर अगर आप AgCN के बारे में बात करो, तो ये जो आपका KCN होता है वो आयनाइजेशन शो करता है। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है आपका आयनिक हो जाता है, और ये जो होता है वो आपका कोवेलेंट होता है। तो जो आपका आयनिक है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है कि वो आपका K प्लस और Cn माइनस में टूट सकता है, लेकिन ये जो आपका कोवेलेंट होता है, तो कोवेलेंट क्या होता है फ्री रेडिकल में टूटता है, कभी भी आपके चार्ज में नहीं टूटता। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है फ्री रेडिकल अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका कोवेलेंट वाले केस में होता है कि ये जो आपका नाइट्रोजन है वो जाकर के आपके कार्बन के साथ जुड़ता है फ्री रेडिकल वाले के साथ, यानी कि ये यहाँ से पलट जाता है। तो ये Ag के साथ में जो रिएक्शन होता है, यानी कि जब कोवेलेंट रिएक्शन कभी भी दिखाए तो कोवेलेंट रिएक्शन के साथ में वो हमेशा क्या करेगा आइसो को फॉर्म करेगा, और जब आयनिक के साथ में रिएक्शन दिखाएगा तो वह आयनिक रिएक्शन के साथ में हमेशा साइनाइड को फॉर्म करेगा। ठीक, दूसरी चीजों को हम देखें थोड़ा सा कि दूसरा वाला रिएक्शन हम किसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो आपका सेम रिएक्शन पर ही लेते हैं। दूसरा वाला क्या था कि H3C और उसके साथ में हमने Cl को ही जोड़ना है। ये भी आपका दो चीजें बनी थी जो आपको कंफ्यूज करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। एक रिएक्शन हमने बनाया था क्या कि KNO2 के साथ में जब हमने रिएक्शन कराया, यानी कि इसमें न्यूक्लियोफाइल जोड़ा, और दूसरा जो था वो आपका AgNO2 के साथ में जोड़ा। दोनों का केस फिर से वही सेम कि यहाँ पर Ag जो है वो आपका क्या हो जाता है कोवेलेंट हो जाता है, और यहाँ पर जो पोटेशियम होता है वो आपका आयनिक बताता है, आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा क्या H3CONO, और यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा H3CNO2। ठीक है, यानी कि ये जो आपका बनेगा वो आपका एल्किल नाइट्रेट बनेगा, एल्किल नाइट्रेट बनेगा, और यहां पर जो बनेगा वह बनेगा आपका नाइट्रो एल्केन बनेगा। ठीक है,
तो ये आपके जो महत्वपूर्ण थे जिनके बारे में हमको लगा कि आप लोग बता देना चाहिए। बाकी तो सब्स्टिट्यूट आसानी से हो सकता है, उसको तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा था जिसको मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की, जो आप लोगों को ज्यादातर कंफ्यूज करके रखता है, और वो होता है आपका SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो एक है आपका SN1 और दूसरा है आपका SN2 रिएक्शन। इसको दो साइड में अगर हम लोग कर लें तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाता है। और SN1 को समझने के लिए पहले आप SN2 समझ लो, वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग रखती है क्या कि यहाँ पर OH का जब हम अटैक कराते हैं OH माइनस, क्योंकि ये आपका न्यूक्लियोफिलिक ही चल रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक को सब्स्टिट्यूट कराने के लिए जैसे हमने OH के साथ रिएक्शन कराया किसके ऊपर, H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है कि ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि एक जुड़ेगा और दूसरा वाला टूटेगा। ठीक, यहाँ पर ये जो आपका क्लोरीन है वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो गया, और इसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वहां पर OH जो होता है वो जुड़ जाता है, और यहाँ पर ये जो होगा वो कुछ इस तरीके से अपना रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो आपका रिएक्शन है इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है वो क्या है आपका, पहली चीज में क्या हो जाता है, तो ये आपका जो है वो आपका बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब कि ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और इसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि जो न्यूक्लियोफिल इसके ऊपर अटैक कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और ये जो इसके साथ में जो आपका एल्किल हैलाइड है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है आपका, ये जो आपका है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक जो होता है वो जुड़ता जाता है और दूसरा जो होता है वो आपका टूटता जाता है। ठीक है, और इसके बाद तीसरा जो होता है वो हम क्या कहते हैं कि इसमें अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो इसमें जो आपका मेथिल ग्रुप है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, इसके बाद फिर आपका प्राइमरी एक्टिव होगा, और इसके बाद फिर जो होगा वो आपका सेकेंडरी एक्टिव होगा, और इसके बाद जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में आपका टर्शियरी एक्टिव होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर जो चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है वो होता है आपका इसका क्या, इन्वर्जन। ठीक है, और इन्वर्जन का मतलब अगर आप समझे कि इन्वर्जन का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो आपका न्यूक्लियोफिल है वह कहां पर अटैक कर रहा है, तो ये आपका अटैक कर रहा है इस सेंट्रल कार्बन के ऊपर ना। तो जब ये आपके सेंट्रल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर से ये जो आपका Cl निकल करके बाहर जा रहा है, तो अभी तक आप देख क्या रहे थे कि ये आपका जो प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर ये आपके 3 हाइड्रोजन इस साइड में दिखाई दे रहे थे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये आपका क्या होगा कि ये 3 आपके शेप में थे, और यहाँ पर आपका क्या था कि हैलाइड यहाँ पर अटैच हुआ था। अब यहाँ पर से जब आपका हैलाइड निकला तो यह आपका स्ट्रक्चर जो था वो कुछ इस तरीके से हो गया, यानी कि ये अपने आप को क्या कराया, यूनिफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये जो जैसे ही इसका इन्वर्जन हुआ यानी कि ये इस तरीके से हुआ, तो आप देखे होंगे कि इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपका एक ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, तो उस अटैक करने का मतलब क्या है कि आप कभी भी जब तेज हवा चल रही होती है तो तेज हवा चलने पर आप अम्ब्रेला लेकर के घर के बाहर गए हो ना, तो क्या होता है, छाता जो होता है यानी कि जो आपका अम्ब्रेला होता है वो उसी साइड में आपका उड़ जाता है जिस साइड में आपके हवा होती है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये आपका जब OH इसके ऊपर यहाँ पर अटैक किया तो ये बिल्कुल भी वैसे ही उड़ जाता है जैसे कि आपका हवा की वजह से छाता उड़ गया हो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन, यानी कि जिधर से आपका न्यूक्लियोफिल गया सारे के सारे हाइड्रोजन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिक्स हो जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है आपका इन्वर्जन हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर हमसे कह दिया जाए कि जैसे मान लो कि ये सारा न्यूक्लियोफाइल है, उसमें अगर हम इसके रिएक्टिविटी की बात करें तो जितना आपका लार्जेस्ट एटम होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो Ri सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद जो है वो आपका RBr रिएक्टिव होगा, उसके बाद जो है वो आपका KCl रिएक्टिव होगा, और उसके बाद जो है वो आपका RF फ्लोरीन, ठीक है, वो रिएक्टिव होगा।
तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम कहें कि जब आपके एल्किन के साथ में अगर आपके हैलोजन जुड़े हुए हैं तो इसमें से किस हैलोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि सबसे ज्यादा HRI की होगी, फिर RBr की होगी, फिर आपका RCl की होगी और इसके बाद जो है वो आपका RF की होगी। ठीक, अब अगर हम लोग SN1 रिएक्शन की बात करें तो SN1 रिएक्शन क्या कहता है कि इट इज टू स्टेप रिएक्शन, यानी कि सबसे पहले जो आपका OH है तो इस OH का अटैक जैसे ही हम लोग इसके ऊपर कराते हैं तो ये क्या हो जाता है कि आपका H सिंगल बॉन्ड C और इसके साथ में है आपका इधर Cl, इधर है आपका क्या H, यहाँ पर है आपका H। तो सबसे पहले ये क्या करता है कि अपने आप को पहले इलेक्ट्रोकॉइल बनाता है और ये क्या हो जाता है आपका रिवर्सिबल अगर दिखा तो ये आपका स्टेप 1 होगा। ठीक है, स्टेप 1। तो ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले अपने आप को यहां से Cl को रिप्लेस किया। ठीक, और इस Cl को रिप्लेस करने के बाद जब सेकेंड ऑर्डर हम लोग चलते हैं तो ये क्या हो जाता है कि आपका C, ये आपका 3 जगह पर हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच था, अब इसके ऊपर जब हम लोग इसके साथ में OH को जोड़ते हैं तब ये क्या बनाता है, तब इसका फॉर्म स्ट्रक्चर हो जाता है H सिंगल बॉन्ड C और इसके साथ में यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर हो जाता है OH। अगर हम इसी चीज को समझने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाता है कि ये आपका क्या था, आपका बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन था और ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो क्या है आपका SN1 रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, अब वहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या था, ये आपका क्या था, सिंगल स्टेप रिएक्शन था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाई स्टेप रिएक्शन या फिर बाई स्टेप रिएक्शन हो जाएगा या फिर 2 स्टेप रिएक्शन हो जाएगा, 2 स्टेप रिएक्शन। इसके ऑर्डर में क्या था कि सबसे पहले मिथाइल था, इसके बाद प्राइमरी था, सेकेंडरी था, टर्शियरी था ना। इसके रिएक्टिविटी में क्या हो जाएगा, टर्शियरी सबसे ज्यादा, फिर आपका सेकेंडरी, इसके बाद फिर आपका प्राइमरी और इसके बाद फिर तब आपका क्या आता है, आपकी मेथिल ग्रुप आता है। अब यहां पर एक छोटा सा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं और वो है आपका रेशनाइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये होगा कि यार इन्वर्जन पढ़ा था, लेकिन ये रेशनाइजेशन क्या है, आपको ये थोड़ा सा ये नया वर्ड हो गया होगा रेशनाइजेशन। तो रेशनाइजेशन का मतलब होता है कि जब कभी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्स हो गया था, लेकिन इसके ऊपर कोई भी खास इफेक्ट नहीं पड़ता, इनके सिमेट्रिक में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि अगर यहाँ पर जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है अगर वो डायरेक्टली पास कर जा रही है तो डायरेक्टली लाइट का पास कर जाना दैट इज मींस यह आपका SN1 रिएक्शन है, और अगर डायरेक्टली पास नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका SN2 रिएक्शन है। इसको थोड़ा सा याद करने में आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं कि इसको आप कैसे याद कर लो, तो आप इसको याद कर लो 1 2 3 के रूप में। ठीक है, तो आपका 1 2 3 का मतलब क्या है कि ये SN1 का मतलब क्या है कि ये आपका 1 का मतलब SN1 रिएक्शन, SN1 का मतलब है कि ये आपका यूनिमॉलिक्यूलर है, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, 2 का मतलब 2 स्टेप रिएक्शन और 3 का मतलब कि टर्शियरी जो है वो आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसका ठीक उल्टा जो होता है वो आपका SN2 हो जाता है, यानी कि इसमें क्या जाता है कि ये SN2 रिएक्शन है, ये आपका क्या है बाइमॉलिक्यूलर है, यानी कि ये आपका यूनिमॉलिक्यूलर था तो ये आपका क्या हो जाएगा बाइमॉलिक्यूलर हो जाएगा, ये 2 स्टेप था तो ये आपका सिंगल स्टेप हो जाएगा, इसमें आपका टर्शियरी सबसे ज्यादा था और इसमें क्या हो जाएगा आपका मेथिल ग्रुप सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसमें सिर्फ याद क्या रखना है कि ये आपका SN2 में जो है वो आपका इन्वर्जन होता है और जो आपका SN1 होता है उसमें क्या हो जाता है आपका रेशनाइजेशन होता है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके एल्केन्स एंड हैलोजेन्स में, उनकी कुछ और बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद जो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेरीज होंगी उनको हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर्स की ओर पढ़ेंगे। आई थिंक आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टीज तो हुई होंगी, लेकिन थोड़ा सा आप इसको 1 बार 2 बार इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, और जैसे ही क्लियर हो जाता है तो इसके बाद आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा मुझे, और अगर आपको थोड़ी सी भी अगर कोई भी क्वेरीज बचती हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, या फिर किसी अगले वीडियो में उसके क्वेरीज को ही मैं बना करके उसको सॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसकी कुछ और भी बातों को इंटरेस्टिंग फैक्ट को आपके साथ रखूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।